हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने NIOS क्लास 12th इंग्लिश का न्यू सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ जो कि अपलोड किया गया था NIOS की वेबसाइट पर। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व्ड है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अपना खुद का आंसर भी लिखना होगा। तो इसमें मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर करूंगी और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बताऊंगी, कैसे आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेसन। टाइम आपको 3 आवर्स दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे कि क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस होंगे या 45 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले पेपर्स में देखा कि 45 क्वेश्चंस भी आए हैं, 39 क्वेश्चंस भी आए हैं, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सैम्पल पेपर अपलोड किया है, तो 70% चांसेस हैं कि 39 क्वेश्चंस ही आएंगे। लेकिन अगर 45 आ जाते हैं तो उसमें भी हम कुछ खास कर नहीं सकते, हमें तो पेपर अटेम्प्ट करना ही है। सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, एंड सिंस देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट इट, जैसा आएगा हमें वो करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे पार्ट्स को लेकर। फ्रेंड्स, पार्ट्स जो हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर पार्ट में 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सेक्शन ई में ही आपको कोई सा एक ऑप्शन चूज करके अपने आंसर्स मार्क करने हैं। यानी कि सेक्शन ई में आपको ESP दिया जाएगा, ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट और ESP फॉर ऑफिस यूज। सो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्ट्स का सवाल है, आपको दोनों ही पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। उसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैच द कॉलम होंगे, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे के सारे मोस्टली 1 नंबर के होंगे। ठीक है, ये होंगे टोटल 19 क्वेश्चंस, 1 to 19। 20, 22 से 29, 31 से 33 और 35 और 37 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको 30 वर्ड्स में देने हैं। ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। 21, 30 और 34 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर्स आपको 40 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखने। 38 और 39 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स 100 वर्ड से एक्सीड नहीं होने चाहिए। 36 क्वेश्चन जो कि एक लॉन्ग फंक्शनल राइटिंग स्किल का आंसर होगा, ये होगा 5 नंबर का, और इसके आंसर्स आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, अब यही बात आ जाती है सेक्शन ई की दोबारा से कि क्वेश्चंस ऑप्शनल मॉड्यूल 1 या ऑप्शनल मॉड्यूल 2 में होंगे, दोनों ही पार्ट्स में। तो आपने अगर पार्ट ए में मॉड्यूल 1 चूज किया है तो पार्ट बी में भी मॉड्यूल 1 ही चूज कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट ए, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट आपको मालूम है कि ये लिटरेचर होता है, जो लेसन्स आपने अपने लिटरेचर में पढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर भी हम क्विज की फॉर्म में करते हैं। लेट्स सी कि आप कितने आंसर्स कर पाते हैं और आपके कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। ठीक है, पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। इस पोएम के पोएट कौन है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 2, ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर्स हाउस में ग्रैंड मदर किसके लिए बेग कर रही हैं? शी इज़ बेगिंग फॉर लव। एक्चुअली यहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं आना चाहिए, ग्रैंड डॉटर आना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड मदर तो डेड हो चुकी हैं। इट्स एक्चुअली द ग्रैंड डॉटर दैट इज़ बेगिंग फॉर लव। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर, जिनके एक एक नंबर के आंसर्स हैं, यानी कि आपको बहुत शॉर्टली देना है। वॉट काइंड ऑफ नाइट इट वॉज? इट वॉज अ रेनी नाइट, जब स्कॉर्पियन ने मदर को काटा था। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मतलब है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है डिविजन्स और बाउंड्रीज। वैसे आप इसे सीधे सीधे वर्ड्स में लिख देंगे कि लोगों का जो नैरो माइंड सेट है ना, लोगों की जो छोटी सोच है, दैट इज कॉल्ड द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। येलो वुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि
ऑटम का सीज़न है, हर चीज़ पीली पड़ गई है, इसलिए उसे पीला कहा जाता है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पर। आपको ये पैसेज दिया गया है, ये आपके लिटरेचर में से ही है, इसकी बेसिस पर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। पहला सवाल है, एजुकेशन इज़ ओनली टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पर बताया ही गया है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज और स्किल्स के लिए नहीं होता, ये अर्न देयर लिविंग के लिए भी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। पैसेज मानता है कि इमोशंस और फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए। सो इट इज़ ट्रू, हमें इमोशंस और फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए, दे नीड टू बी डेवलप्ड। वेज अर्निंग मशीन्स का मतलब है सैलरीज। बिल्कुल सही बात है, वेज अर्निंग मतलब इंसानों को वेज अर्निंग मशीन्स कहा जाता है, तो इट इज़ ट्रू। सो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। नेक्स्ट सवाल है ये है वेद मेहता के लेसन का, माई सन विल नॉट अ बेगर बी। मदर किस तरह की थी, सिस्टर्स किस तरह की थी, फादर किस तरह के थे, सर्वेंट्स किस तरह के थे। देखिए, कोशिश कीजिए खुद करने की। करेक्ट आंसर्स हैं, वन का आएगा बी, वो रोती रहती थी। सिस्टर्स जो थी वो उसे डेलिकेट डॉल की तरह ट्रीट करती थी। फादर को काफ़ी कम होप था कि वो दोबारा देख पाएगा, और सर्वेंट्स उसे एक ईवल आई की तरह देखते थे। अगला सवाल है एमसीक्यू पर, ये प्रोज में से है। आन प्रमिला की किन शब्दों ने आराधना को सबसे ज़्यादा हर्ट किया। करेक्ट आंसर है दैट आराधना वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों में से कौन सा सेम मीनिंग नहीं कन्वे करता, नहीं कन्वे करता। ये नॉट पर बहुत ध्यान देना है आपको। तो करेक्ट आंसर इज ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि सारी चीज़ों में किसी की शादी के दिन बारिश हो गई, किसी की जॉब चली गई, किसी की ट्रेन छूट गई, तो और फेल हो गया, तो ये सब चीज़ें फेल होने से रिलेटेड हैं। लेकिन अंटार्कटिका जाना कोई दुनिया के एंड की बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसीलिए ये सी है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट पर, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस पैसेज पर बेस्ड हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। डैश वॉज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद क्या क्रिएट किया गया। तो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वाला था ना कि उसने मैनी टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स उसने उसको काम किया, और क्या इन्वेंट किया, इट वॉज अ लाइट बल्ब दैट वॉज क्रिएटेड। द रीज़न वाई यू आर नॉट अ रोबोट इज़ बिकॉज आप रोबोट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप में इमोशंस हैं, और वो है यहाँ पर आपको मिलेगा कि ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग्स, इमोशंस एंड ड्रीम्स। ठीक, थॉमस एडिसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर हमें मिलेगा थॉमस एडिसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिट, ग्रिट या फिर परसिवरेंस। तो ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो भी इसी पैसेज में से बेस्ड है। इन चारों में से कौन सा इस पैसेज के लिए सही टाइटल है। ड्रीम्स हमेशा सच होते हैं, ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स, फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप, फेलियर एंड ग्रिट गो हैंड इन हैंड। तो यहाँ पर ग्रिट की बात की गई है, फेलियर की बात की गई है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा डी, फेलियर एंड ग्रिट गो हैंड इन हैंड। अगला सवाल है इसी में से ही, फॉलिंग डाउन एंड फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगनाइजिंग, एगनाइजिंग तड़पाने वाला, पीड़ा देने वाला, एम्बैरेसिंग शर्म देने वाला, स्कैरी डरावना ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब है कि फेलियर से हमारे इमोशंस बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आवर इमोशंस। नेक्स्ट इज, जब हम कहते हैं कि फॉलिंग डाउन एक एजुकेशनल, एक एम्पावरिंग, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सक्सेसफुल होने का, तो हम क्या फील कर रहे हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, राइट। अब चलते हैं अगले पैसेज पर, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। 6 मार्कर है एंड दीज आर द क्वेश्चंस। पहला आंसर है फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है फॉल्स, फिफ्थ है फॉल्स, सिक्स्थ है फॉल्स। अब कैसे ये फॉल्स है। सब्सटेंस अब्यूज इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब यहाँ पर इसका आंसर है, डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल अलोन बट एडवर्सली अफेक्ट्स हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड देयर बाय द सोसाइटी एज वेल। चिल्ड्रन निग्लेक्ट और अब्यूज हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, so it is right here in the next line, neglected and abused children of parents। ठीक है।
यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग अब्यूज यूजुअली इंडल्ज इन थेफ्ट, बिल्कुल सही। जो यूथ ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो चोरी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट, वायलेंस। सो इट इज ट्रू। ड्रग सब्सटेंस इज वेरी चीप, नो। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। निगलेक्टेड चिल्ड्रन ग्रो अप एज कॉन्फिडेंट, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं होता क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस इस तरह की चीज़ें उनमें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज में नोबल डीड्स करते हैं, एक्ट्स ऑफ कंपैशन करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो और बुरी बुरी चीज़ें करते हैं, राइट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये हो गए इनके आंसर्स। अब चलते हैं सेक्शन सी ग्रामर पर। कोशिश कीजिए कि खुद करें। अब कैसे आप पहचानेंगे, इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आएगा कैसे। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर एवरी डे, वो अपना डिनर, अपना होमवर्क डिनर से पहले कर लेती है हर रोज़। सो आप इसमें कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल। सो द करेक्ट आंसर विल बी फिनिशेस। ठीक है, माई फैमिली इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। अब क्योंकि 5 years नाउ है तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे, तो आंसर होगा हैज़ बीन लिविंग। नेक्स्ट इज येस्टरडे, और मैं ग्रोसरीज खरीदने गया, तो सिंपली सिंपल पास्ट होगा, तो हम इसे आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। आगे चलते हैं। ओके, अब ये सेंटेंस देखिए, द कैट सिटिंग ऑन द विंडो सिल वॉच द बर्ड्स। अब किसी ने कहा कि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की प्रैक्टिस चाहिए। दोस्तों आप इतना घबराइए मत कि नॉन फाइनाइट बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जब आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो अगर आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है तो वो जेरेंड है, पर यहाँ पर नाउन है क्या, वो सिटिंग ऑन द विंडो सिल। यहाँ हम उसके एक्शन को बता रहे हैं ना, वो किस तरह का एक्शन करे, यानी कि एक और एडवर्ब हो रहा है। तो जब एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो क्योंकि इसने सिटिंग पूछा है ना, तो वो होगा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिसिपल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ईडी फॉर्म आ गई, ईएन फॉर्म आ गई तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल, वो भी पार्टिसिपल की कैटेगरी में जाएगा। इन्फिनिटिव कब होगा, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म के दो हैं, जेरेंड और पार्टिसिपल। अब देखो इनमें से कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब इनमें है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, अब यहाँ गोइंग वाला जो है ये फाइनाइट वर्ब है, मैं जा रहा हूँ, तो जाने का एक्शन हो रहा है। कुकिंग यानी पकाना, ये भी जाने पकाने का एक्शन हो रहा है। रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, क्या यहाँ पर रनिंग का एक्शन हो रहा है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम इसे जेरेंड कहेंगे। जेरेंड यानी रनिंग यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया है, दैट इज वाई इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दे विल फिनिश, यहाँ भी फिनिश, वो खत्म कर लेंगे, तो फिनिश होने का एक्शन हो रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी में नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो जब भी वर्ब्स को हम वर्ब की तरह यूज नहीं करते हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए टू स्विम कितना सिंपल है, टू स्विम कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जब भी, टू इन्फिनिटिव ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आई हेट डूइंग द डिशेज। अब यहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट कौन सा है, पार्टिसिपल और जेरेंड में कंपटीशन है, पार्टिसिपल मार्क करेंगे या जेरेंड मार्क करेंगे। अब आई हेट, मुझे ये पसंद है, आई हेट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, इसीलिए आई हेट डूइंग द डिशेज यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया, इसीलिए ये जेरेंड है। ठीक है, इसमें अगेन आई वुड से डोंट पैनिक, डोंट वरी, अपनी थोड़ी सी लर्निंग करिए और अपनी गट फीलिंग से चलिए। ठीक है, डोंट पैनिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WH क्वेश्चन, तुम्हारी नई जॉब इंटरेस्टिंग है, एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसी है यानी हाउ, पार्टी एंड हुई 8 से पहले यानी कब एंड हुई, सो हाउ एंड व्हेन आर योर आंसर्स। अगला सेक्शन है फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का। तो क्वेश्चन देखिए, समरी रिकैप में क्या होता है, कौन से स्टेप में रैपिंग अप होता है समरी, तो ऑब्वियसली जब हम रिकैप कर रहे हैं तो हम किस में करते हैं, कंक्लूजन में, तो कंक्लूड ए। अगला सवाल है, राइटर का एड्रेस और डेट कहाँ पर होता है, बॉडी, सैल्यूटेशन, नन ऑफ दीज, ओपनिंग, तो करेक्ट आंसर इज ओपनिंग, बिल्कुल सही नजर आ रहा है ना। अब इनमें से कौन सा इफेक्टिव नोट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है,
क्लैरिटी भाई क्लियर होना चाहिए। लेंदी, क्या उसे बहुत लंबा होना चाहिए, क्या उसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कंसाइज यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, तो आप कहेंगे उसे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो लेंदीनेस इज योर आंसर, ठीक है। समरी लिखने का सही सीक्वेंस क्या है? जब भी आप समरी लिखते हैं आप सबसे पहले देखते हैं कि वो कितनी बड़ी समरी है, ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं मेन टॉपिक क्या है, फिर आप लिखना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आप अपने मेन पॉइंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू करते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। ट्रू फॉल्स बताने हैं, देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। तो पहला है डायरेक्ट कोट्स आपको समरी में लिखने चाहिए, येस और नो। बिल्कुल नहीं। इट्स इम्पॉर्टेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस सीवी में। आपके सीवी में अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि रेज्यूमे और सीवी में थोड़ा डिफरेंस होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो कोई बात नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। पैराफ्रेजिंग समरी राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बिल्कुल सही। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है अपनी बात को दूसरे वर्ड्स में रिफ्रेज करना। केस हिस्ट्रीज को बाद में अपडेट नहीं किया जाता इनिशियल असेसमेंट के बाद, बिल्कुल गलत। इन्हें अपडेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर्स हैं फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अगला सवाल है, 1 और 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। जब आर्टिकल्स लिखते हैं राइटर का नाम कहाँ आता है? राइटर का नाम आता है टाइटल के नीचे बाय लाइन में। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स किस टाइप की राइटिंग में होता है? या तो हम इसे लेटर राइटिंग में लिखते हैं या फिर आर्टिकल राइटिंग में। अब आ जाता है सेक्शन ई, जिसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ईदर यू विल चूज इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट और यू विल चूज इंग्लिश फॉर ऑफिस यूज। चूज द सूटेबल आंसर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज रिसेप्शनिस्ट को क्या नहीं चाहिए? टेलीफोन डायरेक्टरी, हॉबी डायरी, इंडेक्स बुक, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ होटल्स नियर बाय। तो हमें हॉबी डायरी नहीं चाहिए, सो बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट के काम की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इट इज़ कर्टसी एंड गुड मैनर्स। ओके, यहाँ अंडरलाइंड एक्सप्रेशन को आप किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे? गुड मॉर्निंग शिमला स्टूडियोज, हेयर इज़ राकेश फ्रॉम मनाली, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट को आप किस बात से रिप्लेस करेंगे? तो व्हाट डू यू वांट तो रिसेप्शनिस्ट नहीं कहती, राइट। रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए था यहाँ पर। तो रिसेप्शनिस्ट कहेगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर राकेश, ठीक है। डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के, आपको इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑफर्स हेल्प, obtains कॉलर आइडेंटिटी, greets and gives identity, acknowledges a call, takes down a message। तो सबसे पहले ग्रीट करती है, हेल्प ऑफर करती है, उसके बाद कॉलर की आइडेंटिटी को, तो दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, टेलीफोन नंबर्स कॉल आउट करने का सही रूल, जनरल रूल क्या है? 3 डिजिट्स में ग्रुप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब आप टेलीफोन नंबर पूछते हैं कभी रिपीट ना करें, गलत। जब आप नंबर्स रीड करते हैं तो आप 2 के पेयर्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी पॉज आता है आप 2 बार बोलते हैं, नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला ऑप्शन है ऑप्शन 2, ESP फॉर ऑफिस यूज। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब अगर आप इसे देखें, गुड मॉर्निंग सर, हरीश डिडंट सी यू इन द ऑफिस यस्टरडे, इज एवरीथिंग ऑल राइट। अब सर जो हैं वो हरीश से पूछ रहे हैं कि कल मैंने तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा था, सब कुछ ठीक है। तो बात जो है वो ऑफिशियल नहीं हो रही है। तो अगर हम बातचीत का तरीका देखें तो ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत का टॉपिक है वो फॉर्मल नहीं है, इसलिए ना तो हम इसे फॉर्मल टोन में कंसिडर करेंगे और ना ही इसे इनफॉर्मल में कंसिडर करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रल रिलेशनशिप। Although neutral relationship is not mentioned in your NIOS book, but still it is a neutral relationship between sir and Harish। ये वाला देखिए, ईमेल सेंड करते हुए हम कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, सही मैच चूज़ करना है। तो ये आपकी NIOS की किताब में है, आप सही आंसर याद करेंगे। तो HSI के हाउ शुड आई नो, BBL, बी ब्लैक लेटर नहीं होता, बी बैक लेटर होता है, तो ये वाला गलत हो गया। FYI फॉर योर इनसाइट नहीं होता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन होता है। IOW इन अदर वर्ल्ड नहीं होता, इन अदर वर्ड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हाउ शुड आई नो, ए, ठीक है। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। सो क्वेश्चंस आर दीज। इंटरव्यू के लिए हमें नए कपड़े चूज करने चाहिए,
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना एक सीरियस कैंडिडेट का साइन है। आपको ऐसी जॉब चूज़ करनी चाहिए जो आपको हाई पे दे। तो सेकंड आंसर ही बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत हैं। सो आपके लिए डी आंसर ठीक होगा, ओनली ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है। ईमेल लिख रहे हैं राज ट्रैवल्स को, आपको एयर टिकट्स कैंसिल करने हैं। दूसरी बात, आपको इन्फॉर्म करनी है चेंज डेट इन द नियर फ्यूचर, कि आप करेंगे इन्फॉर्म, अभी इन्फॉर्म नहीं करना। तो आप क्या कहेंगे? कैंसिल रिजर्वेशंस, इन्फॉर्म अबाउट द न्यू डेट्स एंड रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। आप रिटर्न द बुकिंग अमाउंट नहीं करेंगे, आप पोस्टपोन भी नहीं कर रहे, और आप डिसाइड भी नहीं करेंगे न्यू डेट्स। तो आप सी ऑप्शन चूज करेंगे। अगला सवाल, आप सीनियर कॉलीग को देखने गए जो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? इन गुड शेप आर यू? गुड मॉर्निंग सर, हाउ यू फीलिंग नाउ? हाय, हाउज लाइफ? हाय, हाउ यू ओल्ड बॉय? तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, हाउ यू फीलिंग, क्योंकि सीनियर कॉलीग हैं इसीलिए हम उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं, तो अब हम लॉन्ग आंसर पर आ गए हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है? वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, नॉलेज इज फ्री, पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रैशनल। ठीक है। पेजेंट्स गॉड का नाम 100 टाइम्स क्यों लेते हैं? क्योंकि वो गॉड को कॉल आउट कर रहे हैं टू पैरालाइज द इविल वन। इसमें आपको एनी वन करना है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मदर क्या कहती है एंड में, और इससे क्या पता चलता है? मदर कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। इससे पता चलता है एक्सेप्टेंस ऑफ हर सफरिंग एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग हर फैमिली एंड रिड्यूसिंग द फ्यूचर मिसफॉर्चून्स। हाउस की इमेजरी कैसे पोम के मूड और टोन को डिपिक्ट करती है? तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक लाइंस बताई गई हैं, स्नेक्स मूविंग अमंग द बुक्स एंड हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। तो ये दोनों चीज़ें किस बात को बताती हैं? तो हम कहेंगे सैड, नॉस्टैल्जिक, अनसेटलिंग मूड बताती हैं, एक सेंस ऑफ लॉस, एम्प्टीनेस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि ग्रैंड मदर की डेथ से फील करती है पोएटिस। बलदेव की जॉब डेंजरस कैसे थी? क्योंकि बलदेव को हमेशा एज अ सिग्नल मैन he had to be careful, he had to be wary of the threat of dangerous wild animals like the man-eater tiger and panthers. In the end, आराधना सिर्फ अब एक पर्सन के लिए डांस करा था उसने। वो कौन सी पर्सन थी और उसने उसके लिए डांस क्यों किया? तो इट वॉज हर मदर, एंड इसीलिए क्योंकि उसकी मदर एक ऐसी व्यक्ति थी जो उसे सचमुच अंडरस्टैंड करती थी और उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती थी। आराधना क्यों सोचती थी कि वो सुंदर नहीं है? क्योंकि वो अपनी बहन की तरह गोरी नहीं थी, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था और वो हमेशा इससे लो सेल्फ एस्टीम फील करती रहती थी। ट्रेन ड्राइवर को सरप्राइज ऑफ लाइफ किस फॉर्म में मिला? जब उसने देखा कि आधा कटा हुआ टाइगर इंजन में लटका हुआ है, काउ कैचर की जगह पर। नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट आ गए, यानी कि हमारा रीडिंग पैसेजेस आ गए दोबारा से, अनसीन 35 to 37। तो एक पैसेज हमें यहाँ पर दिया गया है, सिंकिंग ऑफ एस्टोनिया सरप्राइजिंग क्यों थी? तो यहाँ पर सरप्राइजिंग आना चाहिए, दैट शुड नेवर हैव हैपेंड, क्योंकि उसे अच्छे से बनाया गया था, मेंटेन किया गया था। तो ये आप लिखेंगे। आप कैसे ढूंढेंगे? प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ फॉर दोज हु मैनेज्ड। अब ये चीज़ आप पैसेज में ढूंढेंगे, है ना। यहाँ पर आपको जो मैनेज टू गो अप, वो हाइपोथर्मिया से मर गए थे। ठीक है। इसमें चॉइस गिवन है आपको, प्रॉपर नंबर नहीं था लेकिन फिर भी पैसेंजर सर्वाइव नहीं किए थे बिकॉज वो पानी उनके डार्क फ्लडिंग केबिन्स में आ गया था, इसीलिए दे हैड नो चांस टू सेव देमसेल्व्स। अनप्लेजेंट फैक्ट आप ऐसे ढूंढेंगे, अनप्लेजेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो जितने भी सर्वाइवर्स थे वो मेन थे और जितने भी डेड थे वो विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली थे। तो ये एक अनप्लेजेंट फैक्ट था। एक और पैसेज है जिसमें 38 to 40 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। दो चीज़ें जो कि डॉल्फिन्स और ह्यूमंस में सिमिलर हैं, तो आप ये कैसे ढूंढेंगे? ये लाइन आपको हेल्प करेगी। द मोर वी लर्न, the more we realize their society is more complex than people ever imagine. Dolphins इंसानों की तरह कैसे हैं? वो अपने बीमारों की देखभाल करती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की देखभाल करती हैं और वीकेस्ट की केयर करती हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे वी डू मतलब ह्यूमन से मेल खाती हैं। ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन,
अब यहाँ पर आप कम्युनिकेट ढूंढ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इनकी एक लैंग्वेज होती है जो कि कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। डॉल्फिन्स ह्यूमंस को कैसे असिस्ट करती हैं? असिस्ट करने का मतलब आपको पता होना चाहिए, हेल्प कैसे करती हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर है ना, हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स, वो ड्राउनिंग मतलब डूबते हुए सेलर्स को बचा लेती थी। अच्छा, सेफ गार्ड का क्या मतलब है? सेफ गार्ड मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट ये रहा, ठीक है। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब किसी चीज़ को सुपीरियर करना, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है, डोमिनेट करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, तो रिमार्केबल, रिमार्केबल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। आगे चलते हैं सेक्शन सी ग्रामर पर, जिसमें आपको पैसिव वॉइस से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो डिराइव का आप क्या करेंगे? विंड एनर्जी, वेयर विंड। अब आप ये देखेंगे इसका टेंस क्या है। यहाँ पर टेंस कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो इसीलिए आप इसे प्रेजेंट टेंस मानेंगे। तो आप कहेंगे इज डिराइव्ड एंड इज यूज्ड, फाइन। लेकिन जहाँ हिस्ट्री की या पास्ट की बात आ रही है तो अब आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। वॉज यूज, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तभी आप आंसर सही लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डिड यू सी, यानी कि येस नो क्वेश्चन है, तब आप इसे कहेंगे शी आस्क्ड इफ यू, क्योंकि मुझे कहा गया होगा तो आई हैड सीन, माई सिस्टर का हो जाएगा हर सिस्टर, येस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर। माई टीचर सेड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, और ये WH क्वेश्चन है। आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट का व्हाट रहेगा। इज योर फादर को हम चेंज कर देंगे, माई फादर ले आएंगे पहले। इज डूइंग को हम वॉज डूइंग कर देंगे, दीज डेज को हमने दोज डेज कर देना है। तो सिंपल है, रूल्स याद करने हैं। अगला सवाल है कनेक्टेड से यूज़ करते हुए आपको इन पेयर्स को ज्वाइन करना है। अब मैंने बुक फेयर से डिक्शनरी खरीदी, वो पब्लिश हुई थी, तो इट को हटाकर विच लगा दीजिए और आपका सेंटेंस ज्वाइन हो जाएगा। रिलेटिव क्लॉज है विच, और इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला सवाल है ये, आरुष कंपनी नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया क्योंकि, सेम एज इट इज सेंटेंस लिखना है, बीच में बिकॉज डालना है, कोई कैपिटल लेटर बीच में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद, ओके। बिकॉज ही इज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अब आ जाते हैं फंक्शनल राइटिंग स्किल, विच इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन। आपको एनी वन करना है, या तो आप समरी कीजिए या फिर नोट मेकिंग। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप फंक्शनल राइटिंग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैंने फंक्शनल राइटिंग पर पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे फंक्शनल राइटिंग स्किल्स कवर किए हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। सो प्लीज़ फॉलो दैट वीडियो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। अब आप पैसेज देखिए कितना लंबा है, देखिए मेन पॉइंट क्या है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु अपीयर ऑफन इन हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्करर्स। मतलब जितने लोग हिस्ट्री की किताबों में आते हैं वो काफ़ी बड़े कॉन्करर्स होते हैं, लेकिन जो सचमुच में सिविलाइजेशन को हेल्प करते हैं उनका कभी जिक्र ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं किसने फर्स्ट बोर्ड बनाई, किसने। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मेन आइडिया है उन लोगों के बारे में कभी बात नहीं की जाती जो सचमुच में लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करेंगे, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। दिस इज हाउ यू शुड राइट एंड दिस इज द समरी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। अगला सवाल है नोट मेकिंग का, जिसमें आपको ड्रग्स से रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है। तो अगेन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद इसके नोट्स बनाएं, कुछ अब्रीविएशंस भी यूज़ करें। एटलीस्ट आपको 2 रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस यूज़ करनी है, आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी बनानी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको नोट मेकिंग करनी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो हम कहेंगे इलिसिट ड्रग्स यूसेज। इसके आगे हम स्टैटिस्टिक्स या रिपोर्ट भी लगा सकते हैं। फिर हमने इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पैराग्राफ को पहले पॉइंट में, उसमें हमने एक और पॉइंट निकाल दिया। यहाँ पर क्या है, किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फिगर्स आ रहे हैं, ये रीजंस बताए गए हैं। फिर ये वाली जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, ठीक है, ये कहती है, थीमेटिक चैप्टर प्रेजेंट करती है। फिर जो एडिशनल ट्रेंड्स हैं वो अलग अलग वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किए गए हैं। वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है, फिर इन दोनों वॉल्यूम्स को कंबाइन करके क्या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर लास्ट में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो ये वाले जो है ना, यूनाइटेड नेशन को आप UN कर सकते हैं, नो UNODC एक आपका अब्रीविएशन हो जाएगा। WDR आपका एक
अब्रीविएशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ये देखिए, स्पेशल को मैंने SPL लिख दिया। इसी तरह से मैंने वॉल्यूम को वॉल लिख दिया क्योंकि ये रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस हैं। इसके अलावा WDR तो है ही, और ये वाला भी है, ये UNOD, तो ये भी मैंने इसमें ऐसे करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड देन कंपेयर योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग का। आपकी फैमिली की गैदरिंग हुई है ग्रैंड मदर के विलेज में, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो आप बता सकते हैं कि कैसा माहौल था, आप अपनी दादी के नानी के विलेज में गए, कैसा एक्सपीरियंस था। आप खाने के बारे में बता सकते हैं, कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, क्या क्या चीज़ों को खाते थे और किस तरह से एक दूसरे से बात करते थे, सुबह कैसे बीतती थी, शाम कैसे बीतती थी, एंड ऑल दैट। देन यू मेंशन कि आप उसकी एंडिंग कैसे करेंगे। एंडिंग एक हैप्पी नोट पर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर का। या तो आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे, अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में ड्रेन पाइप्स कंटिन्यूसली लीक करे जा रहे हैं जिससे बीमारियां और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो आपको लिखना है अपना एड्रेस, 3U सिम्फनी सेरेनिटी कोलकाता। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट डालेंगे, एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता। एक लाइन फिर से छोड़ी, सब्जेक्ट कंटिन्यूस लीकिंग ऑफ ड्रेन पाइप्स। एक लाइन छोड़ी, डियर सर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लाइन छोड़ सकते हैं डियर सर के बाद, आप चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू अ ट्रबलिंग इशू अफेक्टिंग द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी। फिर आप वो प्रॉब्लम बता देंगे कि इससे बहुत अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो रहा है, डिजीजेज हो रहे हैं जैसे डेंगू और मलेरिया। बहुत सारे रेजिडेंट्स इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ अथॉरिटीज़ से कि इनको रिपेयर करें और एक रेगुलर मेंटेनेंस करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, योर सिंसियरली कुशल, आपको नाम दिया गया था। अगला सवाल है एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड इन द स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन में अच्छा खाना नहीं होता सर्व। तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ABC स्ट्रीट न्यू दिल्ली, स्पेस देंगे, डेट डालेंगे, स्पेस देंगे, द प्रिंसिपल, फ्लाई हाई इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, स्पेस देंगे, सब्जेक्ट, पुअर क्वालिटी फूड सर्व्ड एट कैंटीन। डियर सर, यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई एम अंजू, स्टडिंग इन योर क्लास 12th ऑफ स्टडिंग इन योर स्कूल, नहीं, स्टडिंग इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, सॉरी, ये योर डिलीट कर देना। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड इन योर स्कूल कैंटीन, इन आर स्कूल कैंटीन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? मील्स जो हैं बासी होती हैं, स्टेल होती हैं, न्यूट्रिशन नहीं होता, अनहाइजीनिकली प्रिपेयर्ड होती हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्कूल इस पर इमीडिएट एक्शन ले ताकि स्टूडेंट्स का अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस हो। योर सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली भी आप लिख सकते हैं अंजू, क्योंकि आपको अंजू ही नाम दिया गया है तो आप अंजू ही स्टेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन E ऑप्शन 1 पर। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हेलो क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन स्लाइटली ऑफ है। आपको हेलो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कैजुअल, इम्पर्सनल होता है प्रोफेशनल सेटिंग में। इनफैक्ट जब हम हेलो कहते हैं तो हम कहते हैं कि सामने वाला कुछ और बोलेगा, हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रहे, तो इससे हम दोनों ही पार्टीज़ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें हेलो यूज़ नहीं करना चाहिए एज अ रिसेप्शनिस्ट। जब मैसेज ले रहे हों तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइज, पुअर कनेक्शन एंड पोटेंशियल मिसकम्युनिकेशन। तो ये रीजंस हैं। अब इसमें आपको एक डायलॉग ड्रॉ करना है। आप कशिश होम अप्लायंसेस के ऑपरेटर हैं, आपको एक आयरेट कस्टमर, आयरेट मतलब एंग्री कस्टमर से कॉल आती है। उसने फूड प्रोसेसर ख़रीदा और वो डिफेक्टिव है और कोई भी नंबर जो मेंशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपका रीजनल ऑफिस है और आप कस्टमर कंप्लेंट्स में डील नहीं करते, लेकिन आपको उन्हें ड्यू प्रोसेस पर रिड्रेसल बताना है। आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे? तो मैंने पूरा इसमें डायलॉग लिख दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रेफ़र कर सकते हैं, अपना आंसर इसी लाइंस पर डेवलप कर सकते हैं। तो हमने बहुत प्यार से बात करनी। गुड मॉर्निंग कशिश होम अप्लायंसेस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने फूड प्रोसेसर खरीदा, डिफेक्टिव है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आई एम सॉरी टू हियर दैट, प्लीज़ प्रोवाइड द मॉडल नंबर एंड परचेज डेट, ये है।
कॉल आवर कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन नंबर, वो आपको असिस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया, कोई आंसर नहीं है, तो आप कंप्लेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो आप सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर लिखकर लेटर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प, यू आर वेलकम, होप इट गेट्स रिजॉल्व सून, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। एक और चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। पर्सनल मैनेजर आपको कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आपको अरेंजमेंट्स उनके लिए करने हैं ताकि वो दिल्ली पहुंच सकें कोलकाता से 25 अक्टूबर 2023 को 10:30 बजे एक लेबर यूनियन मीटिंग के लिए। आप हैं असिस्टेंट, तो आप कैसे उनके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे? सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्पीक, एंड यू कैन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रिपेयर योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो पहले मैनेजर ने कॉल किया कि मैं कोलकाता से इस चीज़ के लिए आऊँगा, कैन यू हेल्प विद अरेंजमेंट्स? श्योर सर। आप कब डिपार्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं एक दिन पहले, तो 24 तारीख को। ठीक है, तो मैं फ़्लाइट का अरेंज करूँ या ट्रेन के लिए अरेंज करूँ? तो फ़्लाइट वुड बी बेस्ट। फिर आप कोलकाता से दिल्ली जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट के लिए क्या चाहिए? टैक्सी ठीक रहेगी, तो मैं अरेंज कर दूँगी टैक्सी। थैंक यू, योर वेलकम। ठीक, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट डायलॉग। अगला क्वेश्चन है, डेविड हॉर्सबर्ग का अपॉइंटमेंट मिस्टर मेहता के साथ था, लेकिन मिस्टर हॉर्सबर्ग कॉल करते हैं कैंसिल करने के लिए अपॉइंटमेंट। मिस्टर मेहता अपनी डेस्क पर नहीं है, उनके लिए एक मैसेज लिखना है। अब किसी ने पूछा था कि हमें इसे कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखना चाहिए या शॉर्ट सेंटेंसेस में। फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपने बुक में देखा होगा टेलीफोनिक मेमो होता है। आपको टेलीफोनिक मेमो नहीं लिखना, आपको टेलीफोनिक मैसेज ही ड्राफ्ट करना है, यही क्वेश्चन में आता है। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा। मैसेज लिखेंगे ऊपर, टू मिस्टर मेहता। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है? एडवर्टाइजिंग। फ्रॉम मिस्टर डेविड हॉर्सबर्ग, उनका फ़ोन नंबर। एड्रेस अगर नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, इट्स ओके, एड्रेस छोड़ भी सकते हैं। डेट डाल दी, टाइम लिख दिया, रिसीव बाय रिसेप्शनिस्ट। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट डेविड Horsberg has called to cancel his appointment scheduled for today at 3:30 p.m. Signed, receptionist Pratibha Arts. नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेक्शन ई का ऑप्शन 2, ESP फॉर ऑफिस यूज। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्ट आपकी बुक में से है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, एंड दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ये सीनियर ऑफिसर्स को सेंड की जाती हैं। क्या कॉमन चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए वाइल राइटिंग द रिपोर्ट? अगेन दिस इज़ फ्रॉम योर बुक ओनली, डूज एंड डोंट्स में से ही लिया है मैंने, तो ये डोंट्स हैं। ठीक है, या आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक सर्वे रिपोर्ट लिखनी है। तो आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं राजा शूज़ हिसार के, आपने एक सर्वे किया भिवानी में, ये देखने के लिए कि आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पर कैसे चलेंगे। आप एक शोरूम खोलना चाहते हैं और आपकी कंपनी है पैरों की सजावट, इजी वॉक एंड कुशन अंडर योर फीट। तो ये जूतों का ही ऐड हो रहा है ना। तो आपको अपने सेल्स मैनेजर को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, स्टेटिंग दैट भिवानी मार्केट माइट बी सूटेबल मार्केट फॉर द पर्पस। ठीक है, आपके ये पॉइंट्स हैं। आप क्या लिखेंगे? टू सेल्स मैनेजर राजा शूज़ फ्रॉम XYZ। आपका नाम नहीं है, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, चाहें तो नाम नहीं लिख सकते, इट्स अप टू यू। डेट डाल दी, टू फ्रॉम डेट। फिर आता है सब्जेक्ट, मार्केट वायबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि आई बिलीव इट कुड बी अ सूटेबल लोकेशन। फिर आपने थोड़ा बताया, आप चाहें तो इसे शॉर्टन भी कर सकते हैं, क्यों वो अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है, वहाँ पर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पर मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं जिससे हमारे आइडियल कस्टमर बन सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट लिंक्स अच्छे हैं, हाई क्वालिटी फुटवेयर वहाँ पर इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमें शोरूम वहाँ पर बिल्ड कर लेना चाहिए। SD साइन सेल्स एग्जीक्यूटिव राजा शूज़। अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें तो ये है टूर रिपोर्ट का, जिसमें परमवीर असिस्टेंट डायरेक्टर जयपुर में काम करते हैं एक फर्म में। उन्हें कहा गया कि भोपाल के ऑफिस में विजिट कीजिए और एक रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए कि वहाँ का ऑफिस कैसे काम कर रहा है। आपको मिस्टर कैलाश सिंह जॉइंट डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। तो आप कहेंगे टू मिस्टर कैलाश सिंह जॉइंट डायरेक्टर फ्रॉम मिस्टर परमवीर असिस्टेंट डायरेक्टर। डेट डाल दी, सब्जेक्ट। ठीक है, आई विजिटेड द भोपाल ऑफिस। यहाँ पर आप स्टार्ट डेट डाल देंगे और स्टार्ट डेट ऑब्वियसली आपकी 18 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए, तो आप इसमें 10 to 15 डाल सकते हैं। ये टू इवैल्यूएट द ऑपरेशंस। ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा था? वेल ऑर्गेनाइज था, इक्विप्ड था, और स्टाफ परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रोफेशनलिज्म, एंगेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लेवल्स कैसे थे,
जनरली गुड। अब यहाँ आप थोड़ी थोड़ी किसी में कोई कमी भी डाल देंगे, ठीक है ना। रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट, ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप्स अच्छे हैं लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड फीडबैक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, दो चीज़ें डाल दी आपने, रिकमेंडेशंस आपने डाल दी और फिर आपने साइन कह दिया मिस्टर परमवीर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल राइटिंग का, जिसमें आपको मिस्टर सरीन एस के यानी कि ऑडिटर जनरल को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं उनके ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन और बिजनेस के बारे में, ठीक है। मिस्टर सरीन की ईमेल आईडी है ये, आपकी ईमेल आईडी है ये। तो आपने लिखा टू sareensk@rediffmail.com, information for upcoming audit. Dear Mr. Sarin, I hope you're well. I'm writing to provide information about Swaran Garments and preparation for your audit. आपने ये बता दिया कि हम द्वारका में हैं, दिल्ली में हैं, हमारा ये बिज़नेस है, इस चीज़ में हम डील करते हैं, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, एथनिक क्लोथिंग, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी हम कवर करते हैं। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो। बेस्ट रिगार्ड्स XYZ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। आप सिर्फ PRO भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर PRO ही है, आपकी मर्जी है। स्वरण गारमेंट्स अपना ईमेल लिख दिया। दैट इज़ ऑल। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। और प्लीज़ अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो मुझे उसका PDF मेरे ईमेल पर ज़रूर सेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।